चलिए एक कहानी सुनते हैं, शान की कहानी। शान जो किसी भी आम बच्चे की तरह था, सपने देखता था, दुनिया भर के सवाल पूछता था और हाँ, थोड़ी जिद भी थी उसमें। मतलब उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते थे। वो पूछता रहता था, मम्मा ये आसमान नीला क्यों दिखता है, या पापा अगर धरती गोल है तो हम गिर क्यों नहीं जाते। बस सवाल ही सवाल। और फिर वो स्कूल जाने लगा और स्कूल ने उसे नए नियम सिखाए। पहला नियम, चुप रहो। दूसरा नियम, कुछ बोलना है तो हाथ उठाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, सच सिर्फ वही है जो तुम्हारी किताब में लिखा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शान बदलने लगा। उसके सवाल खत्म होने लगे और जवाब रटे जाने लगे। वक्त बीतता गया और वो छोटा सा शान अब शान साहब बन चुका था। वही 9 से 5 की नौकरी, वही रोज की दौड़। और फिर एक दिन अचानक किसी ने उससे पूछ लिया, वैसे तुम बनना क्या चाहते थे। शान के पास कोई जवाब नहीं था। सच तो यह है, वो भूल चुका था। उसे तो याद तक नहीं था कि उसका कोई और भी सपना था। तो क्या शान नाकाम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सफल था। असल में वो ठीक वैसा ही बना था जैसा ये सिस्टम उसे बनाना चाहता था। एक परफेक्ट कर्मचारी जो हुक्म मानता है, सवाल नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आखिर दिक्कत क्या है? ये हो क्या रहा है? अच्छा, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसा है क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? कहाँ से आया ये सब? इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ गुरुकुल और मदरसे हुआ करते थे। वहाँ पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था, वहाँ तो जिंदगी के तजुर्बों से सिखाया जाता था। लेकिन फिर साल आया 1865 और लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज एक नया एजुकेशन मॉडल लेकर आया और उसका मकसद बहुत साफ था। मैकाले का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए थे जो आज़ादी से सोच सकें। नहीं, उन्हें चाहिए थे वफादार क्लर्क जो बस हुक्म माने और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम करें। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम उसी टूटे फूटे सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। तो ये जो इतिहास का बोझ हम ढो रहे हैं, इसका असर आज हमारी क्लासरूम में कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। ये दिखता है रट्टा कल्चर की शक्ल में। जरा सोचिए, एक क्लास चल रही है, टीचर बोर्ड पर लिखता है कोयले की इंडस्ट्री के फायदे लिखो। बच्चे क्या करते हैं? किताब से रट रटाकर सब लिख देते हैं, नंबर भी पूरे आ जाते हैं। वाह! लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से शायद किसी को यह पता ही नहीं कि यह कोयला होता क्या है या इससे हमारे पर्यावरण का कितना नुकसान होता है। और ये रट्टा कल्चर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप एसर के इस रिपोर्ट से लगाइए। भारत में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 50% से ज्यादा बच्चे दूसरी क्लास की किताब तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। और वो सब्जेक्ट्स जो असल में खोज और जिज्ञासा के बारे में होने चाहिए थे, जैसे कि मैथ्स और साइंस, वो अब सिर्फ फॉर्मूलों और आंकड़ों का एक डरावना खेल बन गए हैं। एक रिसर्च बताती है कि 10वीं क्लास आते आते 70% से ज्यादा भारतीय बच्चों को मैथ्स से डर लगने लगता है। डर मतलब साइंस का असली मतलब क्या है? सवाल पूछना, है ना, एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन हमारे स्कूलों ने क्या किया? उसे बस रटने वाले फॉर्मूलों की एक लंबी सी लिस्ट बना दिया। हालत यह है कि पाकिस्तान के 90% सरकारी स्कूलों में तो काम करने लायक साइंस लैब्स तक नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि किसी को तैराकी पर एक किताब थमा दी और सीधे समंदर में फेंक दिया। और ये जो रटने और नंबरों का दबाव है ना, इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, एक इंसानी कीमत। हमारे समाज में तो परिवार की इज्जत, मोहल्ले में मुंह दिखाने का सवाल, ये सब कुछ सीधे बच्चे के रिपोर्ट कार्ड से जोड़ दिया गया है। जरा सोचकर देखिए, एक 15-16 साल के बच्चे के कंधों पर ये कितना बड़ा बोझ होता होगा। और जब ये बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो क्या होता है? भारत का जो कोचिंग हब है कोटा, वहां से एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा सामने आया। सिर्फ 1 साल में 29 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। ये कोई मजाक नहीं है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बाकायदा एग्जाम टेंशन को एक सीरियस मनोवैज्ञानिक समस्या माना है। और इसके लक्षण, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, रातों को नींद ना आना और कभी-कभी तो पैनिक अटैक भी। एक बहुत बड़े एजुकेशन एक्सपर्ट थे सर केन रॉबिन्सन। उन्होंने कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल बच्चों को सिखाते हैं कि गलती करना दुनिया की सबसे बुरी चीज है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब बच्चे गलती करने से डरने लगते हैं तो वो कुछ भी नया आजमाने से, कुछ भी क्रिएटिव करने से ही डरने लगते हैं, कोशिश ही छोड़ देते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, एक बेहतर तरीका है और वो मुमकिन है।
चलिए जरा देखते हैं कि दुनिया के कुछ दूसरे देश जो एजुकेशन में बहुत आगे हैं वो क्या अलग कर रहे हैं। फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ बच्चा 2.5-3 साल का होता नहीं कि उसे स्कूल की रेस में धकेल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड जैसे देश में बच्चे 7 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं जाते, और जब जाते भी हैं तो शुरुआती सालों में कोई एग्जाम नहीं होता। जोर किस पर होता है? खेल पर, सोशलाइज करने पर, सीखने पर। जापान की बात करें तो वहां स्कूल के पहले 3 साल सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग और अच्छी आदतें सिखाने के लिए होते हैं। एग्जाम का कोई नामो निशान नहीं। बच्चे अपनी क्लास की सफाई भी खुद करते हैं ताकि उनमें जिम्मेदारी का एहसास हो। और सिंगापुर को देखिए, वहां टीचर्स देश के सबसे सम्मानित और सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों में से हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, असली बदलाव किसी बड़ी सरकारी पॉलिसी के इंतजार में नहीं बैठा है। बदलाव की शुरुआत तो हमारे घरों से, हमारे क्लासरूम से ही होनी है। तो शुरुआत कैसे करें? 3 छोटे-छोटे कदम हैं। पहला, पेरेंट्स के लिए। बच्चे से घर आने पर ये मत पूछिए कि आज क्या सीखा, बल्कि ये पूछिए आज तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिली। दूसरा कदम, टीचर्स के लिए। आपका कहा हुआ एक शब्द, उम्मीद का एक शब्द, किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपकी कीमत आपके नंबरों से बहुत ज्यादा है। आपकी असली दौलत आपकी जिज्ञासा है, आपके सवाल हैं। देखिए, बड़े बड़े स्कूल और अच्छी फैसिलिटीज से भी पहले हमारे बच्चों को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है प्यार और भरोसा। एक ऐसा भरोसा जो उन्हें ये बताए कि तुम बहुत कीमती हो, तुम जरूरी हो, और हाँ, तुम सीख सकते हो। एक गलती से तुम्हारी पूरी पहचान तय नहीं होती। तो सवाल बस इतना सा है, आज बच्चे से उसके नंबर पूछे जाएं या उस एक चीज के बारे में बात की जाए जिसने उसे कुछ नया सोचने पर मजबूर किया। फैसला हमें और आपको करना है।